जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये मेरे आधुनिक इतिहास के सीरीज का 76वां वीडियो है और आज का टॉपिक है आज़ाद हिंद फौज। तो आइए समझते हैं आज़ाद हिंद फौज क्या था। सबसे पहले देखेंगे आज़ाद हिंद फौज को। आज़ाद हिंद फौज में एक शब्द है फौज। फौज को हम लोग आर्मी के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसका इंग्लिश होता है आर्मी। हिंद इंडिया से रिलेटेड हो जाएगा और आज़ाद इंडिपेंडेंट से होगा, इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो हम लोगों को अभी समझ में आएगा कि ये इंडिपेंडेंट इंडिया की आर्मी होगी, लेकिन इसका संबंध इंडिपेंडेंट इंडिया की आर्मी से नहीं है। आज़ाद हिंद फौज का संबंध ऐसी सेना जो देश को स्वतंत्रता बनाने के लिए है, यानी कि ऐसी सेना जो देश को स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता के उद्देश्य से आर्मी गठित की गई है, वो थी आज़ाद हिंद फौज। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ से। और आज़ाद हिंद फौज ये टॉपिक रहेगा। हम इस टॉपिक को हम लोग सुभाष चंद्र बोस भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ेंगे तो केंद्र में आज़ाद हिंद फौज रहेगा और उसका संबंध सुभाष चंद्र बोस से होगा। तो आप पैरेलल दोनों टॉपिक भी ले सकते हैं, लेकिन किताबों में आज़ाद हिंद फौज हमें नज़र आएगा। तो आज़ाद हिंद फौज का मतलब हो गया कि स्वतंत्रता के उद्देश्य से गठित की गई आर्मी है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर जाने के बाद अर्जी हुकूमत ए आज़ाद हिंद की घोषणा की थी। सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर जाने के बाद अर्जी ए हुकूमत आज़ाद हिंद की घोषणा की थी। इसका मतलब हो गया कि प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया। अर्जी हुकूमत ए आज़ाद हिंद का मतलब हो गया प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया। अगर कोई प्रोविजनल गवर्नमेंट है तो उसके लिए तो सेना चाहिए ना, तो उसी सेना को गठन करने के लिए इन्होंने, यानी कि उस सेना को गठन करने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किया था, गठन किया था। तो ये चीज़ें जो है आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो सिंगापुर था यहाँ पर जापान का अधिकार हो गया था। हम जानते हैं कि पिछले अध्याय में पढ़ा था कि साउथ ईस्ट एशिया पर जापान का अधिकार हो गया था, जो पहले ब्रिटिश यहाँ रहा करते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने इस पर अधिकार कर लिया और सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ पर अर्जी हुकूमत ए आज़ाद हिंद की घोषणा की थी, यानी कि प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया, अस्थायी सरकार की यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने निर्माण किया था। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और कोई सरकार होगी तो कोई सेना तो ज़रूर होगी, और उसी सेना का नाम है आज़ाद हिंद फौज। हम अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि आईएनए और आज़ाद हिंद फौज को लेकर, तो इन दोनों की कन्फ्यूजन को हम लोग दूर करते हैं। आईएनए इंडियन नेशनल आर्मी, जिसे हम लोग भारतीय राष्ट्रीय सेना कहते हैं, और भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन जनरल मोहन सिंह ने किया था। और जनरल मोहन सिंह वही है जो अंग्रेजी सेना में अधिकारी थे। बाद में ये सिंगापुर आ गए और आईएनए का इन्होंने गठन किया था। जापानी सेना ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना ने जिन ब्रिटिश भारतीय सैनिकों को बंदी बनाया था उनको जनरल मोहन सिंह को सौंप दिया था, और उस सेना से इन्होंने आईएनए का निर्माण किया था जनरल मोहन सिंह ने। और इसे दिसंबर 1942 में इन्होंने ख़त्म कर दिया था। यहाँ 12 नहीं 1942 होगा, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो एक बार और समझते हैं आईएनए और आज़ाद हिंद फौज में क्या अंतर है। आईएनए है इंडियन नेशनल आर्मी, जिसे हिंदी में भारतीय राष्ट्रीय सेना कहते हैं, जिसका गठन जनरल मोहन सिंह ने किया था। और ये जनरल मोहन सिंह अंग्रेजी सेना के अधिकारी थे, और बाद में ये सिंगापुर आए और इन्होंने यहाँ पर आईएनए का गठन किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना जिन ब्रिटिश भारतीय सैनिकों को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बंदी बनाया था उनको जनरल मोहन सिंह को सौंप दिया था, और उन्हीं सेनाओं से ही जनरल मोहन सिंह ने आईएनए का गठन किया था और आईएनए को 1942 में ख़त्म कर दिया। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि एक आता है आज़ाद हिंद फौज। तो सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में दक्षिण पूर्व एशिया आने के बाद आईएनए को पुनर्जीवित किया, यानी कि इसी आईएनए को पुनर्जीवित किया और इसका नाम आज़ाद हिंद फौज रखा था। इसको ध्यान रखिएगा। तो आज़ाद हिंद फौज और इंडियन नेशनल आर्मी दोनों अलग है। लगभग वही सैनिक थे जो आईएनए में शामिल थे, लेकिन अब लगभग वही लोग थे जो आईएनए में शामिल थे, बस इनका नाम परिवर्तित कर दिया गया। और 45,000 सैनिक थे, और इन्हीं सैनिकों को लेकर नागालैंड मणिपुर की ओर चलते हैं जापानी के सेना के साथ सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। और मोहन सिंह और रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस को मदद की थी आज़ाद हिंद फौज के निर्माण में। तो इन दोनों में यही अंतर है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
फिर उसके बाद देखते हैं सुभाष चंद्र बोस के संबंध में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं सुभाष चंद्र बोस के संबंध में। तो सुभाष चंद्र बोस मेरे नायक रहे हैं, मैं इनका बहुत बड़ा फैन रहा हूं। अगर मैं कुछ भावनाओं में बह जाऊं तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। सुभाष चंद्र बोस के बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल बताऊंगा आपको। सुभाष चंद्र बोस की जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 में। ये उड़ीसा में कटक में इनका जन्म हुआ था। इनके अंदर राष्ट्र प्रेम की बहुत ही उत्कट भावना थी। ये समर्पित युवा थे और मेधावी छात्र थे। एक जवाहरलाल नेहरू होते हैं जिनका जन्म होता है 18 नवंबर 1889 को। तो इनके पैरेलल ही होते हैं, लगभग 7 साल छोटे होते हैं। लेकिन गांधी जी सुभाष चंद्र बोस की तुलना में जवाहरलाल नेहरू को महत्व देते थे। लेकिन गांधी जी ये भी जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस बहुत ही ज़्यादा मेधावी समर्पित युवा है, देश को लेकर बहुत ज़्यादा ये चिंतित रहते हैं। तो तीव्र मेधा और स्कूल में इनके अंदर तीव्र मेधा थी और स्कूल में और कॉलेज में अंग्रेजी प्रिंसिपल के विरुद्ध ये कई कदम उठा चुके थे और सामाजिक कामों में ये शुरू से जुटे रहे हैं। इनके फादर एडवोकेट थे यानी कि वकील थे। सन 1920 में इन्होंने ICS की परीक्षा पास की थी, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक में। इनके अंदर राष्ट्र प्रेम की लालसा बहुत उत्कट थी। ये समर्पित युवा थे और मेधावी छात्र भी थे। इनके पिता एडवोकेट थे और सन 1920 में इन्होंने ICS की परीक्षा पास की। जो आप IAS की तैयारी कर रहे हैं उस समय ICS हुआ करता था। ये सुभाष चंद्र बोस ICS में जाना नहीं चाहते थे, लेकिन पिता के कहने पर ये ICS गए थे। लेकिन कुछ समय के बाद यानी ट्रेनिंग के बाद 1921 में इन्होंने त्यागपत्र दे दिया और भारत आ गए थे। और इन्होंने अपने बड़े भाई शरद चंद्र बोस को सूचित करके इन्होंने त्यागपत्र दे दिया, क्योंकि पिता इनको आदेश देते नहीं। ये लंदन में रहते हुए चित्तरंजन दास के संपर्क में रहा करते थे और चित्तरंजन दास को कोलकाता नगर निगम का महापौर चुना गया। CR दास ने सुभाष चंद्र बोस को कोलकाता नगर निगम का CEO बना दिया। जो आप बोलते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उसको बना दिया, यानी कि प्रमुख कार्यकारी अधिकारी बना दिया इनको। और 27 वर्ष की अवस्था में इनको 1500 रुपये की सैलरी दी जाती थी। देख लीजिए कितनी सैलरी थी उस समय। और ये इन्होंने साबित किया कि CEO बनते के साथ ये बताया कि मैं कितना बड़ा भारतीय हूँ। इन्होंने हड़कंप मचा दिया और इन्होंने नगर निगम के सभी अधिकारी का जो पोशाक था वो खादी का कर दिया। सड़कों और बागीचों का नाम अंग्रेजों पे था, उनका भारतीयकरण कर दिया। नगर निगम के तरफ से शिक्षा विभाग खुला, स्कूल कॉलेज ये सारे खुले गए। समाज कल्याण और स्वास्थ्य की सार्वजनिक व्यवस्थाएं की गई। राष्ट्रवादी नेताओं के लिए स्वागत समारोह का आयोजन होने लगा। बाल चिकित्सालय, बच्चों को दूध दिया जाने लगा। नगर निगम ने अपना कोलकाता म्युनिसिपल गैजेट साप्ताहिक अखबार निकालने लगे। अल्पसंख्यक वर्गों को प्राथमिकता दी जाने लगी। तो देखिए इनके आने के बाद कितनी चीज़ें सुधार हुई थी। तो ये दिन रात काम करते थे और इनका भोजन था चाय और कॉफ़ी। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इतना काम किया करते थे। इसके बाद हम देखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस जी होते हैं बहुत ही गर्म दल के आदमी थे, इसलिए गांधी जी से इनकी नहीं बनती थी। गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत को ये स्वीकार नहीं करते थे। ये अंग्रेजों को चोट या आघात पहुंचाने वाले व्यक्ति थे। ये जो थे अंग्रेजों को चोट या आघात पहुंचाने वाले व्यक्ति थे। ये कहते थे कि मांगने से आज़ादी नहीं मिलेगी। इस पर गांधी और सुभाष चंद्र बोस में ज़बरदस्त बहस हुआ करता था। सुभाष चंद्र बोस थोड़े स्पष्टवादी व्यक्ति थे। ये बातों को साफ साफ कह देते थे और इस बात को भी स्वीकार करते थे कि इस देश का लोकप्रिय नेता तो वो गांधी ही हैं। ये गांधी के विरोध में थे, लेकिन ये भी स्वीकार करते गांधी के विचारों के विरोध में थे, लेकिन ये स्वीकार करते थे कि गांधी से बड़ा नेता भारत में कोई नहीं है। ये ज़रूरत से ज़्यादा सम्मान करते थे गांधी जी का। देख लीजिए सुभाष चंद्र बोस ज़रूरत से ज़्यादा गांधी जी का सम्मान करते थे। और आज़ाद हिंद फौज के गठन के बाद बापू से इन्होंने आशीर्वाद भी मांगा था सिंगापुर से, लेकिन सिद्धांतों से ये अपने समझौता नहीं किया करते थे। ये जो इनके सिद्धांत हैं ये समझौता नहीं करते थे। और यहीं पे जो जवाहरलाल नेहरू थे थोड़े से साफ गोई व्यक्ति नहीं, थोड़ा डिप्लोमेटिक आदमी थे और गांधी जी के प्रिय व्यक्ति थे। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
अब देखते हैं कि दो चीज़ें यहाँ स्पष्ट हो जाएगी कि गांधी जी इनसे मतभेद क्यों रखा करते थे। सुभाष चंद्र बोस का एक सुभाष चंद्र बोस के संबंध में ही देखेंगे कि 1938 में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन होता है और ये हरिपुरा अधिवेशन गुजरात में होता है और ये अधिवेशन 51वां अधिवेशन है। 51 अधिवेशन में एक अलग ही बात हुई थी। यहाँ पर कांग्रेसियों को स्वागत के लिए 51 द्वार लगाए गए थे। 51 द्वार लगाए गए थे, 51 राष्ट्रध्वज फहराया गया था और 51 बार राष्ट्रगान गाया गया था और 51 बैलगाड़ियों से कांग्रेस का जुलूस निकला था। तो ये 51 का संबंध रहा है कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन जो कि गुजरात में हुआ था और यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाया गया था इस अधिवेशन का और गांधी जी ने इसकी स्वीकृति दी थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि गांधी जी सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट होते चले गए क्योंकि विचारों में मतभेद हुआ करता था। ये विचारों में मतभेद हुआ करता था और 1939 में कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन होता है। त्रिपुरी अधिवेशन होता है। ये त्रिपुरी मध्य प्रदेश में है, जबलपुर के पास नर्मदा नदी के किनारे। गांधी जी सुभाष को अध्यक्ष पद पर नहीं देखना चाहते थे। गांधी जी सुभाष को अध्यक्ष पद पर नहीं देखना चाहते थे, दूसरों को मौका देना चाहते थे। गांधी जी सुभाष चंद्र बोस के विचारों से सहमत नहीं थे, इसलिए ऐसा चाहते थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस भी नहीं माने। गांधी जी के विचारों से सुभाष चंद्र बोस सहमत नहीं थे। ये वो समय है, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध अब स्टार्ट होने वाला है। ये जनवरी में अधिवेशन हो रहा है 1939 और मई 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने वाला है, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत अब होने वाली है, यही समय है। तो द्वितीय विश्व की स्थिति भी आ गई है और 1933-34 के दौरान 33 में हमने देखा था कि गांधी जी ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया था, लेकिन कांग्रेस से संबंध इनका रहा करता था और सीडीएम भी खत्म हो गया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी खत्म हो चुका है। तो 1933 और 34 में क्या हुआ कि के बाद एक वर्ग गांधी जी के विरोध में आ गया, यानी गांधी जी के विरोध में एक वर्ग आ गया, यानी 33-34 के बाद एक वर्ग का गांधी जी के से मोह भंग हो गया था और उनका मोह किसके तरफ आ गया था? सुभाष चंद्र बोस की ओर आ गया था। ठीक है, एक सुभाष चंद्र बोस की ओर आ गया था और सुभाष चंद्र बोस इस राष्ट्रीय समर्थन से ये अवगत थे, इसलिए ये चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। तो गांधी जी के उम्मीदवार थे सुभाष चंद्र बोस के अगेंस्ट पट्टाभी सीतारामैया, इसको इनका नाम याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। पट्टाभी सीतारामैया और सुभाष चंद्र बोस इनके विरोध में चुनाव लड़ा, लेकिन कांग्रेसी नहीं चाहते थे, क्योंकि चुनाव नहीं चाहते थे, लेकिन चुनाव तो कराया गया। कांग्रेसी ये इसलिए चुनाव नहीं चाहते थे क्योंकि अंग्रेजों को न लगे कि आपस में ही मेल नहीं है, कांग्रेसियों में ही मेल नहीं है। तो पट्टाभी सीतारामैया और सुभाष चंद्र बोस में चुनाव कराया गया। तो पट्टाभी सीतारामैया को इनको 1377 वोट मिले, वहीं पर सुभाष चंद्र बोस को 1580 वोट मिले, यानी कि सुभाष चंद्र बोस 203 वोटों से जीत गए। 203 वोटों से सुभाष चंद्र बोस जीत गए और इस जीत के बाद गांधी जी ने कहा कि ये मेरी व्यक्तिगत हार है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और इससे पहले क्या हुआ था कि मौलाना साहब द्वारा अपना नाम वापस लेने पर गांधी जी ने कथन दिया कि अब मौलाना साहब द्वारा अपना नाम वापस लेने पर मैंने ही डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया को अपना नाम वापस लेने से मना किया था, यानी कि पट्टाभी सीतारामैया मेरा कैंडिडेट हैं, इसलिए ये हार उनसे अधिक मेरी हार है, यानी गांधी जी की हार है। गांधी जी ने इसको स्वीकार किया। ठीक है, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जानते थे कि गांधी जी के आशीर्वाद के बिना इंडियन नेशनल कांग्रेस को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता और सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि मेरा उद्देश्य यह है कि मैं गांधी जी का विश्वास प्राप्त कर सकूं। यदि सब लोगों का विश्वास प्राप्त कर लिया किंतु भारत के सबसे महान व्यक्ति का विश्वास नहीं जीत पाया तो ये मेरा दुर्भाग्य होगा और यही बात आगे चल के साबित भी हुआ। कांग्रेस के दूसरे लोग अब कांग्रेस के जो भी दूसरे लोग हैं सुभाष चंद्र बोस का साथ नहीं दे रहे हैं और सुभाष चंद्र बोस का साथ नहीं देने के कारण कार्यकारिणी समिति बनने में बड़ी मुश्किलात आ रहा था। कार्यकारिणी समिति बनने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात आ रहा था, यानी अपने अप्रत्यक्ष रूप से विरोध को सुभाष चंद्र बोस ने स्वीकार कर लिया एवं इंडियन नेशनल कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया सन 1939 में। कब दिया था? सन 1939 AD में त्यागपत्र दे दिया।
फिर उसके बाद 1940 का एक समय था। 1940 में इन्होंने 1940 में सुभाष चंद्र बोस ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। किस चीज़ की स्थापना की थी, इसको ध्यान रखिएगा। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, लेकिन इसमें ये ज़्यादा दिन तक काम नहीं कर पाए और सरकार इनके अगेंस्ट में आ गई और इनको नज़रबंद करने का प्रयास किया। और जब इनको नज़रबंद करके जेल में डाला गया तो सन 1941 में ये जेल से भाग गए थे। तो यानी कि अब ये समय आ चुका है द्वितीय विश्व युद्ध का। 1941 का समय ये नज़रबंद हो चुके थे। अब हम जानते हैं कि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो चुका था, ठीक है, और 1941 में ये जेल से भाग गए हैं। तो ये जो सुभाष चंद्र बोस थे, यूएसएसआर जो आज रसिया है, यूएसएसआर से समर्थन लेना चाहते थे, परंतु जर्मनी ने यूएसएसआर पर अटैक कर दिया था। जैसे दो राष्ट्र थे ना, जर्मनी जापान, ये जो थे, एक जर्मनी जापान इटली एक ग्रुप में थे, याद है ना, मैंने ये पहले बता चुका हूँ। तो ये जर्मनी जापान इटली एक राष्ट्र में एक में थे, जिसे हम लोग धुरी राष्ट्र कहते हैं, ठीक है। और दूसरा राष्ट्र अपना था यूएसएसआर का, यूएसए का और यूके का, ये मित्र राष्ट्रों के अंतर्गत आते हैं। तो ये अपने सुभाष चंद्र बोस से यूएसएसआर से समर्थन लेना चाहते थे, परंतु जर्मनी ने यूएसएसआर पर अटैक कर दिया। जो जर्मनी है यूएसएसआर पर अटैक कर दिया और यूएसएसआर जिसे आज रसिया कहते हैं, यूएसएसआर, यूएसए और यूके एक गुट में आ गए। तो यूएसएसआर सुभाष चंद्र बोस के लिए बेकार हो गया, यानी कि सुभाष चंद्र बोस के लिए यूएसएसआर बेकार हो गया। फिर क्या हुआ कि सुभाष चंद्र बोस सशस्त्र संघर्ष की राजनीति को लेकर चलते थे। सुभाष चंद्र बोस सशस्त्र संघर्ष की राजनीति को लेकर चलते थे और यूके पर हमला के लिए किसी का सहयोग चाहिए, क्योंकि जो यूके है यानी कि ब्रिटेन है, भारत पर अधिकार कर लिया है और इस पर हमला करने के लिए किसी का ना किसी का तो सहयोग चाहिए ही चाहिए। तो यूएसएसआर को छोड़कर ये कहाँ चले गए, जर्मनी चले गए। यूएसएसआर को छोड़कर सुभाष चंद्र बोस जर्मनी चले गए और वहाँ से फिर जापान गए, ठीक है, वहाँ से फिर कहाँ गए, जापान चले आए। और जर्मनी में भारतीय सैनिक, एक नाम याद रखिएगा कि जर्मनी में भारतीय सैनिक नेताजी नाम दिया था। जर्मनी में जो भारतीय सैनिक थे, इनको सुभाष चंद्र बोस को नेताजी नाम दिया था और 1942 में ये जर्मनी में थे। तो ये थोड़ा सा परिचय हुआ सुभाष चंद्र बोस का, ठीक है। अब थोड़ा सा तथ्यात्मक रूप जानते हैं। सुभाष चंद्र बोस के संबंध में थोड़ा तथ्यात्मक रूप जाने तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी नाम दिया था जर्मनी में रह रहे भारतीय सैनिकों ने, और सन 1943 में ये साउथ ईस्ट एशिया यानी कि दक्षिण पूर्व एशिया पहुँचे और यहाँ पर ये सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। रास बिहारी बोस और मोहन सिंह ने इनको आज़ाद हिंद फौज के गठन में मदद दी थी और आज़ाद हिंद फौज का 2 मुख्यालय था, रंगून और सिंगापुर में इन्होंने अर्जी हुकूमत आज़ाद हिंद का गठन किया था, यानी कि प्रोविजनल सरकार का इन्होंने यहाँ पर गठन किया था और इस सरकार को धुरी राष्ट्रों ने मान्यता भी दी थी। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा पीछे जाएं तो 1934 में सुभाष चंद्र बोस अपने स्टेनो एमिली सोकुल से विवाह कर लिया था, यानी कि 1934 में ये ऑस्ट्रिया में थे और अपने स्टेनो से इन्होंने विवाह कर लिया और सन 1942 में इनको एक बेटी का जन्म हुआ। और ऑस्ट्रिया में रहते हुए इन्होंने द इंडियन स्ट्रगल एंड द इंडियन पिलग्रिम 2 किताबें लिखी थी। इन किताबों का नाम याद रखिएगा, प्रीलिम्स में काम आएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि अंडमान और निकोबार पर 1943 में जापान ने कब्जा किया था तथा बोस को यहाँ का प्रधानमंत्री बनाया गया था और ये सुभाष चंद्र बोस 1945 तक प्रधानमंत्री रहे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि सेलुलर जेल अंडमान निकोबार पर ही था जहां हमें देश निकाला की सज़ा मिलती थी अंग्रेज़ों के समय और युद्धबंदियों को रखा जाता था। आज़ाद हिंद फौज में नारी सैनिकों का दल बनाया गया जिसका नाम था रानी ऑफ झांसी। आपको ऐसा लगेगा कि झांसी के रानी ने सब उनके सम्मान में बनाया था, झांसी के रानी ने यह दल नहीं बनाया था। तो आज़ाद हिंद फौज में नारी सैनिकों का दल बनाया गया जिसका नाम है रानी ऑफ झांसी। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या होता है कि जुलाई 1944 में गांधी जी से आशीर्वाद ये चाहे, क्योंकि हम ये चाहते थे कि भारत की स्वाधीनता की अंतिम युद्ध हो।
तो इन्होंने शाहनवाज हुसैन एक व्यक्ति थे, उन्होंने शाहनवाज हुसैन को नेतृत्व में भारत में भेजा था सैनिक। इनके नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज की सेना को जापानी सेना के साथ भारत बर्मा बॉर्डर पर इम्फाल भेजा गया था। ठीक है, इम्फाल भेजा गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश लोगों ने सेना का विरोध किया, इससे इनका मनोबल टूट गया और ये अपने काम में असफल रहे। आज़ाद हिंद फौज में जितने भी सैनिक थे इनको बंदी बनाकर मुकदमा चलाया गया और सन 1945 में, ऐसा कहा जाता है लेकिन प्रूवन नहीं है, सन 1945 में प्लेन क्रैश में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का डेथ हो जाता है 18 अगस्त 1945 को। ऐसा थ्योरी बताया गया है, लेकिन सत्य क्या है अभी कोई नहीं जानता है। उसके बाद हम देखते हैं एक मुकदमा होता है। ये मुकदमा जो ब्रिटिश द्वारा बेवकूफ़ी का प्रदर्शन करना माना जाता है, यानी कि आज़ाद हिंद फौज में जितने भी सैनिक थे इनको बंदी बनाकर इनको पर मुकदमा चलाया जा रहा था और ये मुकदमा ब्रिटेन का बेवकूफ़ी को दिखाता है। ब्रिटेन के कमांडर जो होते हैं इन तीन सैनिकों यानी कि 3 आज़ाद हिंद फौज के अफसरों पर मुकदमा चलाने का फैसला किया, जिसमें शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल, कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लो, ये सिख समुदाय से हैं, ये हिंदू समुदाय से हैं और ये मुस्लिम समुदाय से हैं। यह मुकदमा खुली अदालत में हुई जो लाल किले पर हुई, जिसको पूरे देश ने देखा। आज़ाद हिंद फौज के समर्थन में, आप देखेंगे कि आज़ाद हिंद फौज के समर्थन में इंडियन नेशनल कांग्रेस आ चुकी है और दूसरे राजनीतिक दल भी समर्थन में आ चुके हैं, जिसमें कम्युनिस्ट, समाजवादी पार्टी, अकाली दल शामिल थे। ये आज़ाद हिंद फौज की तरफ से वकालत की और भूलाभाई देसाई ने और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वकालत की थी और ऐसा कहा गया कि 25 वर्षों के बाद वकालत का गाउन नेहरू ने पहना था और ये गाउन पहना था सैन्य अदालत में। ये प्रतीकात्मक चीज़ें था क्योंकि ये बहुत अच्छे नेता बन चुके थे। जहाँ पर 1939 में हमने देखा था कि जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस के विरोधी हो गए थे, लेकिन अपने मित्र, ये बहुत अच्छे मित्र भी थे सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। तो सुभाष चंद्र बोस और नेहरू मित्र थे, लेकिन 1939 में विरोध हो गया था। लेकिन बाद में 1945 के दौरान जब इन पर खुले में जब मुकदमा चलाया जाने लगा तो सुभाष चंद्र बोस अपने मित्र का साथ देने के लिए आगे बढ़े थे। ऐसा कहेंगे कि आज़ाद हिंद फौज के समर्थन में ये कांग्रेस आ चुकी थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक संगठन बनाया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक संगठन एवं समिति बनाई थी जिसका नाम था आज़ाद हिंद फौज। ठीक है ना, आज़ाद हिंद फौज बचाओ समिति, आज़ाद हिंद फौज बचाओ समिति, इसको ध्यान रखिएगा, आज़ाद हिंद फौज बचाओ समिति। ठीक है, आज़ाद हिंद फौज बचाओ समिति। साथ ही साथ आज़ाद हिंद फौज राहत और जांच समिति बनाएगी और आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को राहत के लिए धन का जो ये जहाँ समिति बनाई गई है, ये कोष बनाया गया है, उसके सैनिकों के राहत के लिए यूज किया जाएगा। इसी क्रम में मोहम्मद अली जिन्ना होते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना बहुत अच्छे एडवोकेट होते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना ने शाहनवाज खान के पास एक पत्र लिखा, जो 3 सैनिक थे जिसमें ये शाहनवाज खान थे, इन पर एक पत्र लिखा कि अगर आप उन 2 लोगों से आप अपने आप को अलग कर लेते हैं तो मैं आपका केस लड़ूंगा, ऐसा मोहम्मद अली जिन्ना कहते हैं, क्योंकि उस समय ये अलग राष्ट्र की मांग कर चुके थे। अगर आप उन 2 लोगों से अपने आप को अलग कर लेंगे तो मैं आपका केस लड़ूंगा। शाहनवाज खान ने तुरंत अस्वीकार कर दिया। शाहनवाज खान ने तुरंत इस चीज़ को अस्वीकार कर दिया और कहा कि स्वतंत्रता के लिए हम कंधे से कंधा मिलाकर लड़े हैं और हमारी प्रेरणा से कई साथी वीरगति को प्राप्त हुए हैं। हम साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। देख लीजिए कितनी भावना इनके अंदर थी। यानी आज़ाद हिंद फौज, ये 3 देखते देखते क्या हुआ कि आज़ाद हिंद फौज के तीनों हीरो पूरे देश के नायक बनते चले गए। तो देख रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख तीनों सैनिक यहाँ शामिल थे। तो इस तरह से हम कहेंगे जो आज़ाद हिंद फौज था एक धर्मनिरपेक्ष सेकुलर पार्टी थी। ठीक है, तो थोड़ा सा अब एक थोड़ा फैक्ट जान ले कि सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद एवं दिल्ली चलो का नारा दिया था और इन्होंने अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन भी इन्होंने बनाया था सुभाष चंद्र बोस ने। तो आज़ाद हिंद फौज पर जब मुकदमे चल रहे थे तो पूरे देश में आंदोलन हो रहे थे। तो देखिए पूरा का पूरा देश आंदोलन में जुट गया था और कलकत्ता का गुरुद्वारा आंदोलन का केंद्र बना और इस आंदोलन में सबसे ज़्यादा छात्रों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। ठीक है, छात्रों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था आज़ाद हिंद फौज के जो मुकदमा उन पर चलाया जा रहा था।
इसी क्रम में देखेंगे 1945 में कांग्रेस का मुंबई अधिवेशन हुआ और इसमें सीधे सीधे कहा गया कि हम युद्धबंदियों को, यानी कि आज़ाद हिंद फौज के जो युद्धबंदी है उसका हम समर्थन देते हैं। और 12 नवंबर 1945 को आज़ाद हिंद फौज दिवस मनाया गया और नवंबर 1945 को आज़ाद हिंद फौज सप्ताह मनाया गया। आज़ाद हिंद फौज राहत कोष में छोटे छोटे लोग भी धन जमा किए, यानी कि जो कोष स्थापित किया गया था यहाँ पर आज़ाद हिंद फौज बचाओ समिति और कोष बनाया गया था, तो यहाँ पर छोटे छोटे लोगों ने धन जमा किया। तो यह देखकर लगा कि अंग्रेज़ों को, ये तो ज़मीन के स्तर के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, ये सब देख अंग्रेज़ घबराए। अंग्रेज़ों के पास सेना को रिहा के अलावा कोई चारा नहीं था। जिन 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 लोगों पर मुकदमा चल रहा था और भी जो युद्धबंदी थे उनको रिहा करने के अलावा कोई चारा नहीं था। अंग्रेज तर्क देते हुए कहे कि सैनिकों का विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को रिहा किया जाता है। तो अंग्रेज देख लीजिए, लाठी टूट गई लेकिन बल नहीं गया, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। यानी कि आज़ाद हिंद फौज देश के आंदोलन को दुनिया से जोड़ दिया था। पूरे के पूरे देश में नए उत्साह का संचार कर दिया था आज़ाद हिंद फौज ने और सभी समुदाय को जोड़ा। गांव गांव तक इनकी बात पहुंची। आंदोलन स्व प्रेरित होने के कारण अंग्रेज घबरा गए। ये आंदोलन अपने आप हुआ था तो अंग्रेज घबरा गए और इनकी बात पहुंची। आंदोलन स्व प्रेरित होने अंग्रेज घबराए। लोगों ने दिखाया कि हम शहीदों के प्रति कितने समर्पित हैं। इसका बड़ा योगदान, यानी आज़ाद हिंद फौज का बड़ा योगदान रहा आज़ादी में। इनके रिहा होने के 2 महीने बाद ही, इनके रिहा होने के माने कि जो सैनिक युद्धबंदी, ये तो 3 थे ही, उसके अलावा भी जो युद्धबंदी थे, इनके रिहा होने के बाद 2 महीने बाद ही सेना में आंदोलन हो जाता है और सेना में विद्रोह उठ खड़ा होता है और ये विद्रोह आज़ाद हिंद फौज से ही प्रेरणा लेता है और ऐसा कहा जा सकता है। यह भारतीयों के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय था। और अगला ही विद्रोह जो होता है 2 महीने बाद, भारतीय शाही सेना में विद्रोह हो जाता है। ठीक है, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, यानी कि अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये रहा अपना आज़ाद हिंद फौज का गठन। ठीक है, तो आज हम लोगों ने आज़ाद हिंद फौज के संबंध में स्टार्ट किया था कि आज़ाद हिंद फौज में इंडियन नेशनल आर्मी और आज़ाद हिंद फौज में क्या संबंध है। सुभाष चंद्र बोस के संबंध में जानकारी प्राप्त की थी और सुभाष चंद्र बोस के 2 अधिवेशनों का हमने देखा था कि कैसे अध्यक्ष रहे हैं। उसके बाद आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस के बारे में तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त की थी। उसके बाद जो लाल किले पर 3 लोगों पर मुकदमा चला था, शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लों पर, इनके संबंध में देखा था कि इन पर जो आंदोलन खुले लाल किला पर हो रहा था तो इसको लेकर पूरे देश में आंदोलन छिड़ गया था और इस आंदोलन के वजह से पूरे देश में अंग्रेज घबरा गए थे और इसी आज़ाद हिंद फौज से प्रेरणा लेकर आगे विद्रोह हो जाता है सैनिकों में। तो ये आज़ाद हिंद फौज हमारे स्वतंत्रता संघर्ष का एक स्वर्णिम अध्याय रहा है। ठीक है, तो आज भर के लिए इतना ही रखते हैं। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।